कौन कहता है कि मौत आई है तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आज बात करेंगे समुंदरों की। कुदरत ने इतने अच्छे नज़ारे बनाए हैं कि जिनको मन करता है कि देखते ही रह जाएं। ऐसे ही कुछ नज़ारे हैं जो हमारे प्यारे खूबसूरत समुंदर हैं, और मैं आज बात करूंगा उन समुंदरों की जिनका नाम रंगों पे रखा गया है। कोई लाल सागर है, तो कोई पीला सागर है, तो कोई काला सागर है। और निश्चित रूप से इनके नाम जो है मन में कौतूहल पैदा करते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। तो क्यों ना आज मैंने सोचा कि इन्हीं रंगों पे बात की जाए, क्यों इन समुंदरों के नाम इन रंगों पर पड़े, और ये समुंदर जो है दुनिया के किस कोने में, किस क्षेत्र में है, कहाँ से इनको पानी मिलता है, क्या इनकी खासियत है। आज बात करते हैं इसी पे। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, ये खूबसूरत समुंदरों की आज बात करेंगे। ये एक रंगीन समुंदर है, ये इसका लाल सा रंग है। ये एक समुंदर है इसका काला सा रंग है। ये एक समुंदर है जो लगभग लगभग सफेद दिख रहा है, और एक ये समुंदर है जो लगभग लगभग पीला दिख रहा है। तो क्या कुछ ऐसा किया है कुदरत ने जो इन समुंदरों को ऐसे ऐसे रंगों में बांट दिया है कुदरत ने, और हमने उनका नाम उसी रंग पे रख दिया है जैसे वो दिखते हैं। दुनिया में केवल 4 समुंदर ऐसे हैं जिनका नाम रंगों पर है। अगर आप विकिपीडिया में भी जाएंगे तो एक समुंदर की बात करेंगे तो विकिपीडिया भी बाकी 3 समुंदरों के नाम आपको अपने आप बता देगा। ये समुंदर जो रंगों के नाम पे हैं, इनका नाम है द रेड सी, द व्हाइट सी, द ब्लैक सी एंड द येलो सी। Their names are given by the color of the water। क्यों इनके पानी का रंग ऐसा है, क्यों इनका नाम ऐसा है, यही सब बात करने के लिए आज आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं। ये जो 4 समुंदर हैं मैं आपको दुनिया के नक्शे पे दिखाई दे रहा हूं जी। ये वो हिस्सा है दुनिया का जहां पे मुझे लगता है कि चारों समंदर आपको दिख जाएंगे। एक जिसकी मैंने बात की है रेड सी, जिसे कहते हैं लाल सागर, वो रहा। ये जो अफ्रीका और एशिया के बीच में एक पतली सी स्ट्रेट टाइप की है। काफी लंबा ये समुंदर है, और इसकी चौड़ाई जो है लंबाई के मुकाबले काफी कम है। सऊदी अरेबिया जो एशिया में पड़ता है उसके बीच में, और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं जैसे इथियोपिया है, सूडान है, इजिप्ट है, इनके बीच में ये रेड सी पड़ता है। हिंदी में इसको कहते हैं लाल सागर। इसके बारे में बात करेंगे। ये रहा ब्लैक सी, ये काला सागर जिसको कहते हैं। इसके चारों तरफ भी तमाम सारे कंट्रीज हैं। टर्की है, बल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है। इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं, वो सब आपसे करूंगा। तो ये हो गया रेड सी, ये हो गया ब्लैक सी, और ये हो गया आपका येलो सी। ये जो कोरिया के पास का हिस्सा जो दिख रहा है, यहाँ पे है येलो सी। इस नक्शे में नहीं है क्योंकि शायद वो बहुत छोटा होगा इस नक्शे के हिसाब से। इसका भी मैं बड़ा करके नक्शा आपको दिखाऊंगा। येलो सी के बाद वो जो कोरिया के पास है, ये जो जगह ये आपको दिख रही है, ये जो हिस्सा यहाँ पे जो अंदर है, ये इसको कहते हैं व्हाइट सी। और व्हाइट सी जो है वो चारों तरफ जो है रशिया से घिरा हुआ है। इसकी क्या डिटेल्स हैं सब मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इनकी क्या डिटेल्स है, इनकी क्या डिटेल्स हैं, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड सी की, लाल सागर। लाल सागर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, जो अफ्रीका का जो ईस्टर्न साइड है उसके बीच में ये फंसा हुआ है रेड सी। और ये बहुत बड़ा रास्ता है। दुनिया का लगभग 12% जो पानी के जहाज हैं उनका जो व्यापार होता है, लगभग 12% का व्यापार इसी रेड सी के थ्रू होता है, जो कि फाइनली कनेक्ट करती है सुएज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी को। तो ये वही रेड सी है जिसकी बात कर रहा हूं। अब इसकी खासियत देखिए जरा। इट इज सराउंडेड बाय 6 कंट्रीज, येमेन, सऊदी अरेबिया ऑन द ईस्टर्न शोर। ईस्टर्न शोर, इसका ईस्टर्न किनारा हुआ ये, यहाँ पे ये रहा यमन। इसकी कैपिटल है सना। और यमन में आप जानते हैं लगातार पिछले कई सालों से युद्ध चल रहा है हाउती और हुती विद्रोहियों के बीच में। और ये रहा सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल है रियाद। ये इसके ईस्ट साइड में है, और इसके वेस्ट साइड में है इजिप्ट, जिसकी कैपिटल है कायरो। दूसरा देश जो आता है वो है सूडान, जिसकी कैपिटल है खार्तूम, ये रही खार्तूम। तीसरा देश है वो है एरिट्रिया, जिसकी कैपिटल है अस्मारा।
चौथा देश है जिबूती, और इसके बाद जो है ये गल्फ ऑफ एडन शुरू हो जाता है, तो बाकी देश आते हैं। खैर, द रेड सी इज द सॉल्टिएस्ट सी ऑफ ऑल द सीज दैट कनेक्ट टू द ओशन विदाउट इवन वन रिवर। इस समुद्र की खासियत यह है, इस सी की खासियत यह है कि इसमें कोई एक भी नदी इसमें नहीं गिरती है, और दुनिया में जितने समुद्र हैं उनमें सबसे ज्यादा खारा पानी अगर कहीं है तो वो इसी लाल सागर या रेड सी का है। क्यों इसका लाल रंग है, क्या कारण है इसके लाल रंग का? तो उसका कारण यह है कि इसमें एक साइनो बैक्टीरिया मिलता है, इसमें पाया जाता है। इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। अब ये जो बैक्टीरिया है साइनो बैक्टीरिया, ये क्या होता है? साइनो बैक्टीरिया आज से लगभग 350 करोड़ साल पुराना ये बैक्टीरिया है। तब से ये बैक्टीरिया चला आ रहा है, पृथ्वी के जगह जगह में ये फैला हुआ है। और इसकी खूबसूरती या खूबी ये है, इस तरह का ये जो पानी जो लाल रंग का दिखता है रेड सी का, तो वो इसी ट्राइकोडेस्मियम बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया जो है इसी के कारण है। इसकी खूबी ये है कि ये बैक्टीरिया, आप जानते हैं कि अपनी जो हवा है उसमें सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज है वो नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन जो हवा में उपलब्ध है वो हमारे किसी काम की होती नहीं है। ये जो साइनो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए, सूर्य के प्रकाश और पानी और बाकी सब गतिविधियों के जरिए ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन को अपने में अब्सॉर्ब करता है, अपने में लेता है, और इस नाइट्रोजन से ये बनाता है अमोनिया, और नाइट्रोजन के बाकी सारे जो कंपाउंड होते हैं, कुछ केमिकल्स ये बनाता है जो हमारे काम आते हैं, मैनकाइंड के काम आते हैं, और जो समुद्री जल जीव हैं उनके भी काम आते हैं। तो ये इसका काम है, इसी के वजह से इसका जो पानी का रंग है वो रेडिश ब्राउन है। ये ऐसा होता है बैक्टीरिया। ये जो मैंने बताया ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये इस तरह का बैक्टीरिया होता है। इस तरह के इसके स्ट्रैंड्स या फाइबर्स कहलाए, या इस तरह के रेशे इसके होते हैं, और ये बहुत सारी संख्या में जुड़ जुड़ के बहुत सारी संख्या में किलोमीटरों तक फैल सकते हैं। तो चूंकि इनका रंग जो है लाल होता है, इसी वजह से वो रेड सी का कलर रेड है। लाल सागर का रंग जो है वो लाल है। अब ये करता क्या है, व्हाट डज इट डू? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम इज अ मेरीन साइनोबैक्टीरियम that is a key part of the ocean's nitrogen cycle. It's known for its large blooms in tropical and subtropical waters. Tropical waters का मतलब ये हुआ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच का जो एरिया है उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, और जो आसपास के एरिया उनको सब ट्रॉपिकल बोला जाता है। क्या करता है ये? इट फिक्सेस नाइट्रोजन। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर्स ऑन अर्थ, responsible for about half of all biologically fixed nitrogen. फिक्स का मतलब हवा से लेके, हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके अपने किसी काम की जो नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन का कंपाउंड है या कुछ और प्रोडक्ट है, तो वो इसको हवा से लेके बनाता है। साइकिल्स फॉस्फोरस, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम हेल्प साइकिल फॉस्फोरस इन द ओशन। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ये बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और मैंने बताया कि 350 करोड़ साल से ये बैक्टीरिया पृथ्वी पर है, पानी पर है, और ये काम जो लगातार जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का है ये करता चला जा रहा है। व्हाट डज इट लुक लाइक? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम इज फिलामेंटस। इस तरह के इसके फिलामेंट्स होते हैं, लंबे लंबे इसके रेशे होते हैं, बहुत सारी मात्रा में ये एक साथ जुड़ के किलोमीटरों तक ये फैल सकते हैं। ये रहा, ये वो इलाका है रेड सी का जहां ये ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जो है वो पाया जाता है। अब चलते हैं व्हाइट सी की तरफ। व्हाइट सी मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे ये एरिया है जो व्हाइट सी के लिए मैंने आपको बताया था, और तीन तरफ से या यूं कहें कि लगभग चारों तरफ से ये रशिया से घिरा हुआ है। इस पे पूरा आधिपत्य जो है वो रशिया का है। एक छोटा सा रास्ता है जहां से ये शिप्स वगैरह अगर हुई तो वो निकल सकती हैं। इसकी खासियत यह है, द व्हाइट सी इज अ सदर्न इनलेट ऑफ द बेरेंट सी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ रशिया। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट कोस्ट, ये नीचे पूरा रशिया है, और इसकी जो नॉर्थ कोस्ट है वो ये हुई, जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ये हुआ, और वेस्ट चूंकि इधर हुआ तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रशिया के है। इसके तीनों तरफ रशिया है, और ये बेरेंट सी एक प्रोमिनेंट सी है आर्कटिक सर्कल के पास, उससे जुड़ा हुआ ये व्हाइट सी है। देखिए चारों तरफ इसके जो है ये सब रशिया है, जितना आप व्हाइट में देख रहे हैं इट इज ऑल रशिया। तो
व्हाइट सी को इसका नाम क्यों मिला? व्हाइट सी को इसका नाम इसलिए मिला कि द व्हाइट सी इज कवर्ड विथ आइस फॉर 6 to 7 months एवरी ईयर। अगर कोई समुद्र ऐसा है जिसका पानी पूरे 6-7 महीने या 8 महीने बर्फ की तरह जमा रहेगा, तो वो तो बर्फ का रंग तो व्हाइट ही होता है। तो इसलिए इसको व्हाइट सी कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ से पूरा जमा होता है, तो बर्फ सफेद होती है। तो कारण ये है। और दूसरा कारण ये है, चूंकि ये बहुत नॉर्थ में है, एकदम आर्कटिक सर्कल के पास है, तो जो नॉर्दर्न स्काईज होते हैं, जो नॉर्दर्न जो आसमान जो होता है वो काफी क्लियर होता है और उसका रंग जो है वो सफेद होता है। तो उसका जब रिफ्लेक्शन इस पानी में पड़ता है, जब जिस वक्त बर्फ नहीं होती उस वक्त पानी होता है, तो उस आसमान का रिफ्लेक्शन जब इस पानी पर पड़ता है तो ये पूरा हर तरफ व्हाइट ही व्हाइट दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका नाम है व्हाइट सी या श्वेत सागर स्काई। तो मैंने ये व्हाइट सी का नाम क्यों पड़ा ये आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये जितनी चर्चा हो रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। चलिए अब अगले सी की तरफ चलते हैं। अगला समुद्र जिसके बारे में बात करूंगा ये वो है ब्लैक सी। दोस्तों, ब्लैक सी अपने आप में जो इसकी लोकेशन है, जो इसकी जो जियोग्राफी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली भी, और भी रीजंस की वजह से, व्यापार जो समुद्री व्यापार होता है उसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक समझने की बात है, बाकी जो 3 समुद्र, 2 मैं डिस्कस कर चुका हूं, तीसरा ये है, चौथा जो डिस्कस करूंगा, ये चारों समुद्रों में ये अकेला समुद्र ऐसा है जो लगभग चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है। बस एक छोटी सी स्टेट, एक छोटी सी एक पानी का एक चैनल है जो इसको मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस, बेतहाशा इंपॉर्टेंस है इसकी, पॉलिटिकली भी और सामरिक रूप से। अगर युद्ध होता है या कोई और कारण है, व्यापार की वजह से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये रहा ब्लैक सी, और ब्लैक सी के चारों तरफ जो आप कंट्रीज देख रहे हैं उसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये रहा ब्लैक सी, और इसके जो चारों तरफ कंट्रीज हैं ये बहुत समझने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए नहीं कि अभी वैसे भी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो ये रहा रशिया, देखिए, और ये रहा यूक्रेन का कुछ सदर्न पार्ट, ये रहा क्रीमिया का हिस्सा जो रशिया ने अभी कब्जा कर रखा है। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि रशिया और यूक्रेन इस समय युद्ध में है, दे आर इनटू अ फेज ऑफ वॉर। और ये ब्लैक सी, इसके रशिया और यूक्रेन के अलावा ये इससे जो ये रोमानिया एक देश है यूरोप में जिसकी कैपिटल है बुकारेस्ट, वहां उससे भी जुड़ा हुआ है। बल्गारिया जिसकी कैपिटल है सोफिया, उससे भी इसकी कोस्ट लाइन उसको मिलती है। और टर्की के पास तो ब्लैक सी की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। और इधर जॉर्जिया एक देश है छोटा सा, जॉर्जिया जिसकी राजधानी है तिबिलिसी, वो देश यहाँ पे है। और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसके नीचे जो है ये मेडिटेरियन सी है, जिसे कहते हैं भूमध्य सागर, जो फाइनली जाके अटलांटिक ओशन से मिलता है, कनेक्ट होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी किस लिए है कि जो ब्लैक सी है ये इस्तांबुल, मतलब टर्की एक ऐसा देश है, चलिए बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी जब कोई सब्जेक्ट लेते हैं उसमें मिलती चलती है। टर्की जो है रशिया के अलावा, रशिया एक ऐसा देश है जो एशिया में, जिसका कुछ हिस्सा है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में है। रशिया के अलावा टर्की एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा, काफी कुछ हिस्सा, लगभग 95% हिस्सा जो है वो एशिया में है। और बचा जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये यूरोप में ही पड़ता है, जो कि जिसका बॉर्डर ग्रीस से है। और इस चक्कर में ग्रीस और टर्की की खूब लड़ाई चलती रहती है, इनमें आपस में युद्ध चलता रहता है। तो एनीवे, जो हिस्सा इनका यूरोप में है वो ये है। और इसी में टर्की का जो सबसे फेमस शहर है वो यहाँ इस्तांबुल यहाँ पे स्थित है। और इसके बगल से एक स्ट्रेट या पानी का चैनल जाता है, स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। इसका पानी का चैनल जिसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहां से जो पानी के जहाज हैं वो यहां आते हैं, और इसके बाद ये फिर एक स्ट्रेट बनती है, छोटी सी स्ट्रेट, मतलब दो जमीन के दो भागों के बीच में से पानी का एक पतला रास्ता, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो एक तो स्ट्रेट ये हो गई बॉस्फोरस स्ट्रेट, और दूसरी स्ट्रेट यहां से जब जहाज निकल के आएगा तो इस स्ट्रेट में आएगा, जो पतली सी आपको ये चैनल दिख रहा है, इसको बोलते हैं डार्डेनेल्स स्ट्रेट। और ये जो समुंदर का जो हिस्सा है यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। तो क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, ये जो स्ट्रेट है, ये इसके थ्रू जहाज जो है निकल के यहाँ आएंगे सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा से ये डार्डेनेल्स जो स्ट्रेट है वहां से आएंगे एजियन सी में।
एजियन सी ऑफ क्रेटे में। क्रेटे एक आइलैंड है, उसके नाम पे ये पड़ा हुआ है। क्रेटे जो है ग्रीस का पार्ट है, जो क्रेटे आइलैंड है ग्रीस का पार्ट है। यहां से फिर ये चले जाएंगे, ये पूरा मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा है। ये रहा बॉस्पोरस स्ट्रेट, वहां से सी ऑफ मरमरा, यहाँ से डार्डेनल्स स्ट्रेट, एजियन सी ऑफ क्रेटे और मेडिटेरियन सी। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ब्लैक सी की बहुत ज्यादा है। आइए ब्लैक सी की कुछ और खूबियां जान लेते हैं। द सी वॉज फर्स्ट नेम्ड बाय द एशियन ग्रीक्स हु कॉल्ड इट इनहॉस्पिटेबल सी। ऐसा सी जो आपको वेलकम नहीं करता है, जो आपके लिए खतरा है, मतलब आप उसको लाइक नहीं करेंगे, वो भी नहीं चाहता कि आप उसके पास आए। इनहॉस्पिटेबल सी। The sea got its reputation because it was difficult to navigate and hostile tribes inhabited its shores. इस ब्लैक सी के किनारे कुछ ऐसी ट्राइब्स रहती थी जो बहुत एग्रेसिव थी, बहुत हॉस्टाइल थी। मतलब आप उनके पास जाएंगे या उनके नजदीक जाएंगे तो वो हमला कर देंगे, आपको मारने के लिए दौड़ पड़ेंगी। तो इसलिए ये इनहॉस्पिटेबल सी इसको कहते हैं। द ब्लैक सी हैज अ डेप्थ ऑफ ओवर 150 मीटर। इसकी जो डेप्थ है वो 150 मीटर है, लेकिन यहां से किनारे से 2-2 किलोमीटर तक इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भरी हुई है फॉर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। देयरफॉर इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ इट्स वाटर देयर आर नो लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट सल्फर बैक्टीरिया। यहां पे ब्लैक सी में कोई ये मछली या जो पानी के जीव जंतु होते हैं, मगरमच्छ या जो भी शार्क वार्क, जो भी ऐसी कोई लाइफ यहाँ है नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये पानी बिल्कुल जहरीला है। सिर्फ यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया पाया जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड का बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंस है। देयर आर नंबर ऑफ हाइपोथेसिस फॉर व्हाई इट वाज इवेंचुअली कॉल्ड द ब्लैक सी। मेटल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द शिप्स, जो पुराने जमाने के सैकड़ों साल से जो शिप्स चल रहे हैं, उनका जो मेटल का हिस्सा होता था, धातु का हिस्सा होता था, वो सब इसमें जब कभी टूटते थे, या शिप का जो कोई कभी रैकेज होता था, जब शिप टूट जाती थी आंधी तूफान या किसी वजह से, तो वो इसी में समा जाती थी। तो उसके जो हिस्सा है तो वो सल्फर से रिएक्ट करके वो काला हो जाता था, तो इसलिए भी इसका नाम जो है ब्लैक सी। बहुत सारे कारण हैं इसके। मेटल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द शिप्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर दैट संक डीपर देन 150 मीटर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकेम कवर्ड विद अ ब्लैक स्लज। एक काली मिट्टी टाइप की स्लज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो इसके नीचे बैठ गया, तो उसकी वजह से इसका जो पानी का रंग है वो काला ही काला दिखता रहा, या देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल काला है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर्स, द सी वॉज ब्लैक ड्यू टू सीवियर स्टॉर्म्स इन द विंटर ड्यूरिंग विच द वाटर इज सो डार्क इट लुक्स ब्लैक। अब जो सेलर्स हैं, जो लोग शिप पे सेल करते हैं, जो नाविक लोग होते हैं, उनका ये कहना है कि स्टॉर्म के टाइम पे जब अंधेरा छा जाता था या कुछ थंडर स्टॉर्म होते थे, उस समय इस समुद्र का पानी बड़ा डरावना और काला हो जाता था। तो ये भी एक रीजन है ब्लैक सी के काले होने का। देखिए, बाकी सी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जाके किसी दूसरे समुद्र में मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा उनका इनलेट है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है। इसका तो एक पतली स्ट्रेट के थ्रू है, और इसकी इंपॉर्टेंस, जो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, जो इसकी व्यापार की इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए ब्लैक सी पे सबसे ज्यादा टाइम मैं दे रहा हूं। द ब्लैक सी इज अ मार्जिनल मेडिटेरियन सी लाइंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ईस्ट ऑफ द बाल्कन, साउथ ऑफ द ईस्ट। इतने सारे कंट्रीज जो है इसको इनसे घिरा हुआ है ये। जैसे अगर इधर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे क्रीमिया वाला हिस्सा, तो ये यूक्रेन हो गया, ये रशिया हो गया, इधर जॉर्जिया हो गया, इधर ये पूरा जो नीचे साउथ में है ये पूरा टर्की हो गया, जो मैंने बताया था, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा। इधर जो है ग्रीस हो गया, इधर जो है, मतलब ग्रीस जो है ब्लैक सी को तो नहीं छूता है, बट ग्रीस के ऊपर जो बल्गारिया है वो छूता है इसको, उसकी कोस्टलाइन है इस पे, और उसके ऊपर जो रोमानिया है उसकी कोस्टलाइन इस पे है। अब इस ब्लैक सी में इसका जो पानी है, जो इसका जो पानी का बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है जितना पानी इससे निकलता है उससे ज्यादा पानी इसमें आता है, तो इसमें पानी बना रहता है। कितना पानी इसमें है, कितना ज्यादा पानी है इसमें, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये कुछ नदियां हैं जो इसमें गिरती हैं। जो मेन नदियां, उनका नाम है डैन्यूब, ये बल्गारिया से इसमें आती है,
दूसरी नदी जो मेन है वो डिनिएस्टर है। ये तीनों के नाम डी से हैं, डैन्यूब, डिनिएस्टर एंड डिनाइपर। ये तीन मेन नदियां हैं जो इसको पानी सप्लाई करती हैं, अपना पानी इकट्ठा करती हैं और ला के पानी इकट्ठा करके सीधा सीधा इसी ब्लैक सी में डाल देती हैं। इसके अलावा इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं, अभी मैं उनके नाम बताऊंगा आपको। और एक फैक्ट ये भी है कि ये नदियां जो हैं 24 कंट्रीज से पानी कलेक्ट करके इस ब्लैक सी में उड़ेलती हैं। ये नदियां, जितनी भी नदियां हैं 10, 12, 13, 14, 15, बट दे क्रॉस, एक नदी कई देशों से क्रॉस कर सकती है। तो कुल मिला के जितनी नदियों का पानी इसमें गिरता है वो नदियां 24 कंट्रीज को टच करती हैं, 24 कंट्रीज से पानी ढो ढो के लाती हैं और इस ब्लैक सी में डालती हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। अब ये जो नदियां हैं ये कितनी हैं? ये 25 नदियां हैं। ये नदियों के नाम यहाँ लिखे हैं, मैं हट जाता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। ये जो 24 कंट्रीज हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बल्गारिया, क्रोएशिया, जेक रिपब्लिक, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, मॉन्टीनीग्रो, मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया, पोलैंड, रोमानिया, रशिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूक्रेन, और इसमें एक अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट भी है, ये अबखाजिया। अबखाजिया ये जॉर्जिया का ऊपर का हिस्सा है, इसमें थोड़ा विवाद चल रहा है, इसको अभी किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दिया है एज ए कंट्री। जॉर्जिया के ऊपर का हिस्सा। इतने सारे देशों का पानी इकट्ठा करके ये सारी 25 नदियां जो हैं ये ब्लैक सी को अर्पित करती हैं। लीजिए ये सारा पानी हम लाए हैं आपके लिए। और इसके अलावा ब्लैक सी को जितनी भी कंट्रीज छू रही हैं, टच कर रही हैं, जिन कंट्रीज की कोस्ट लाइन जो है ब्लैक सी से मिलती है वो कंट्रीज हैं ये टर्की, यूक्रेन, रशिया, बल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, अबखाजिया। अब क्या है कि इन सारी कंट्रीज की कोस्ट लाइन, टर्की की 1329 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। ये जो कोस्ट लाइन ये बोलते हैं, उस देश का हिस्सा जो इस समुद्र को छू रहा है उसकी लेंथ है 1329 किलोमीटर। यूक्रेन की जो कोस्ट लाइन है वो 2782 किलोमीटर है, रशिया की 800 किलोमीटर है, बल्गारिया की 354 किलोमीटर है, जॉर्जिया की, वो अबखाजिया जो मैंने बताया था उसका हिस्सा इसको टच करता है। अगर अबखाजिया हटा दें इसमें से तो जॉर्जिया जो है 310 किलोमीटर टच करता है, अबखाजिया 100 किलोमीटर टच करता है, रोमानिया की कोस्ट लाइन 225 है, अबखाजिया की 210 है। खैर यहाँ पे ये आ गई टोटल कोस्ट लाइन, और टोटल कोस्ट लाइन जो है इसकी ब्लैक सी की ये 5800 किलोमीटर है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैं अपने कई सारे वीडियोस में बताता हूं कि जो कंट्रीज समुंदर को छू रही हैं, जैसे अपना इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो इधर बे ऑफ बंगाल को छू रहा है, उधर अरेबियन सी को छू रहा है। तो हर देश का अपने अपने समुद्री सीमा पर कुछ हक होता है। तो वो जो हक होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब वो हिस्सा, पानी का वो हिस्सा, ये इंटरनेशनल बॉडीज ने डिसाइड किया हुआ है कि पानी का उतना हिस्सा या उतनी दूरी तक जो पानी है उस देश की सीमा से, वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। मतलब वहां पे कोई भी एक व्यापारिक एक्टिविटी करनी है, कोई मछलियां हैं, कोई मिनरल वेल्थ निकल रही है, कोई ऑयल निकल रहा है, कोई गैस निकल रही है, या कुछ भी हो रहा, तो उस पर हिस्सा, उस पे जो अधिकार होगा, आधिपत्य होगा, वो उस देश का होगा। इसीलिए उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ इतना सब बता रहे हैं तो ये भी आपको बता देना चाहिए मुझे कि टर्की, चूंकि इसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है, ये इसका टर्की का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये इतना हिस्सा इस पे टर्की का मालिकाना हक है। किस चीज का? अगर यहाँ कोई गैस निकलती है, यहाँ कोई ऑयल निकलता है, पेट्रोल, डीजल, वॉटेवर जो भी चीज, मिनरल वेल्थ निकलती है, सोना निकल आया, जो भी निकल सकता है समुद्र में, कोई खजाना, इतने हिस्से में ये टर्की का अधिकार रहेगा। इतने हिस्से में जॉर्जिया, इतने हिस्से में रशिया, इतने हिस्से में यूक्रेन, इतने हिस्से में रोमानिया, इतने हिस्से में बल्गारिया। और अभी आपको पता है चूंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और क्रीमिया पे रशिया का कब्जा है, तो ये जो यूक्रेन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस पे रशिया ने अपना चैलेंज कर दिया है, तो इनका अपना विवाद चल रहा है। बट
इस विवाद से पहले इतना स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। सोचिए, टर्की का 1,72,484 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये जो एरिया है ये 1,72,484। यूक्रेन का 1,32,000, रशिया का 67,000 स्क्वायर किलोमीटर, बल्गारिया का 35,000 स्क्वायर किलोमीटर, जॉर्जिया का 22,000, लगभग 23,000 स्क्वायर किलोमीटर मान लिए, रोमानिया का लगभग 29,000 किलोमीटर मान लिए। इतना ज्यादा इनका एक्सक्लूसिव जोन है। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस समुद्र में सी लाइफ नहीं है, बट हाँ ऑयल, गैस एक्सेट्रा जो भी समुद्री खजाने हैं वो इनको मिल सकते हैं और उन पर इनका अधिकार होगा। लास्ट में मैं आता हूं येलो सी पे। येलो सी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे है, ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है, इतना हिस्सा जो दिख रहा है ये नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में जो इतना सा हिस्सा दिख रहा है, ये इसको येलो सी बोलते हैं। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं तो ऐसा आएगा। ये रहा नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की राजधानी, वो जो जहां का वो एक दुष्ट तानाशाह है किम जोंग उन, ये उसका देश है। इसकी राजधानी है प्योंगयांग और ये साउथ कोरिया है, इसकी राजधानी है सियोल। ये ऊपर हो गया चाइना और ये जो हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा, ये सब येलो सी है। ऊपर भी चाइना हो गया, इधर भी वेस्ट में चाइना हो गया, ईस्ट में जो है साउथ कोरिया हो गया। तो एक तरह से ये अच्छी खासी एक क्लोज सा एक एरिया ऐसा बन गया है जिसको येलो सी बोलते हैं और ये मिला हुआ है ईस्ट चाइना सी से। ईस्ट चाइना सी वही जहां बहुत सारा बवाल होता रहता है कब्जे को लेकर। बट एनीवे, येलो सी जो है इज अ सेमी एनक्लोज्ड मार्जिनल सी। मैंने बोला था ना सेमी एनक्लोज, इधर तो खुला हुआ है, इतना एनक्लोज है तो ये सेमी एनक्लोज कहा जाएगा। इज अ सेमी एनक्लोज्ड मार्जिनल सी ऑफ द पैसिफिक ओशन ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया एंड द वेस्ट ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। ये कोरियन पेनिनसुला है, इसके वेस्ट में है, चाइना के ईस्ट में है, इसको येलो सी बोलते हैं। इसमें बहुत कुछ बताने को है नहीं। इसका नाम येलो सी इसलिए है कि इसमें जो पानी आता है वो एक येलो रिवर है चाइना में, उसका नाम ही है येलो रिवर। येलो रिवर से इसमें पानी आता है और वो जो येलो रिवर है उसके साथ जो सिल्ट और जो भी मटेरियल्स उसके साथ बह के, जो मिट्टी और जो भी कंकड़ पत्थर, जो भी चीज नदी के पानी के साथ बह के आती है, उसका जो कलर है वो मेनली येलो है। और वो इतना ज्यादा अमाउंट में इस सी में आता है कि उसने इस पूरे समुद्र का रंग ही बदल दिया है, इसलिए इसका नाम है येलो सी। ये यहाँ पे इसकी कुछ तस्वीरें हैं, कार्गो शिप्स, इसमें शिप्स तो चलती हैं, इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं। ये देखिए, आपको काफी कुछ येलो दिख रहा होगा। और ये जब अंधेरा होता है या सुबह या शाम का एक चित्र है, ये भी येलो रिवर का होगा। तो काफी आपको दिख रहा है कि ये येलो येलो है। सब नतीजा इस बात का है कि जो नदी से सिल्ट आती है, जो वहां से मिट्टी आती है, क्ले आती है, वो सब इसको पूरा येलो कर देती है। मुझे लगता है दोस्तों ये जो बड़ा अलग सा टॉपिक लेके आया हूं, 4 बड़े समुंदर हैं। ब्लैक सी की तो खैर बात ही क्या, उसके बारे में कहना ही क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। ब्लैक सी के अलावा रेड सी के बारे में डिस्कस हो गया, व्हाइट सी के बारे में डिस्कस हो गया और येलो सी के बारे में डिस्कस हो गया। उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये बात जो मैंने आपको बताई है, टॉपिक जो आपके लिए चूज किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप इस बात को जरूर बताएं कि इन समुद्रों में से जो जिनके नाम रंगों पर हैं, इनमें कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा। कृपया अपना जो कमेंट है वो जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।